कहते हैं कि जिंदगी में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती। आज हम जिस आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, यह आजादी भी मुफ्त नहीं मिली थी। इसके लिए पैसे नहीं, कई जान की कीमतें लगी हैं। न जाने कितनों ने अपना बलिदान दिया है। और ऐसे ही बलिदान देने वाले एक क्रांतिकारी की आज एक कहानी आप सुनेंगे गीगल ऐप पर। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गीगलर। गीगल ऐप पर आप गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई बुक समरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं और लर्निंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। आज की कहानी है अमर शहीद क्रांतिकारी सुखदेव की। जी हां, वही सुखदेव थापर जिन्होंने देश को ब्रिटिश शासन के चंगुल से आजाद कराया और एक आजाद और मजबूत भारत की नींव रखी। कहीं ना कहीं हम इन क्रांतिकारियों की बातें कम करते हैं, इनके एहसानों को भूलते जा रहे हैं। इसीलिए गीगल टीम का ये एक प्रयास है कि हम इन्हें याद करें और अपनी सच्ची श्रद्धांजलि इन्हें दें। इस बुक समरी को गीगल टीम ने कंपाइल किया है। आशा करते हैं कि आपको यह प्रयास पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। सुखदेव। आज हम आजाद भारत में रहते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। कई सालों तक भारत गुलाम बना रहा। हमारी मातृभूमि पर एक जुल्मी शासन का राज हुआ करता था, जिसे लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन सभी ने हमारे देश का शोषण किया और हमारे देशवासियों को अपने सुख और आराम के लिए परेशान किया। लेकिन हम चुपचाप सहने वालों में से नहीं थे। इस धरती को जिसमें गुलाम बनाकर मजबूर किया गया था, कई देशभक्त पैदा हुए, जिन्होंने अपने देश के लिए और जो सही था उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्होंने अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपना खून पसीना तक बहाया। हालांकि बहुत से लोग हमें याद हैं जिन्होंने आजादी के संग्राम में हिस्सा लिया, लेकिन बहुतों को हम वक्त के साथ भूल गए हैं। तो चलिए हम एक ऐसे ही वीर योद्धा सुखदेव को याद करें, उनके बारे में जानें और उनकी बहादुरी को नमन करें। बात 15 मई 1907 की है। नौगढ़ लुधियाना में रामलाल और रल्ली देवी थापर के घर सुखदेव ने जन्म लिया। जब सुखदेव पैदा हुए तब भारत पर अंग्रेजों का राज था और इसका असर हर तरफ दिखाई दे रहा था। सभी अंग्रेजों से दुखी थे। बचपन से ही उनके माता पिता ने उन्हें सीख दी कि कभी जुल्म नहीं सहना और अत्याचार के सामने घुटने नहीं टेकना। उन्हें अन्याय से लड़ना सिखाया गया। यह वो जरूरी सीख थी जो उन्होंने बचपन में सीखी, जिसने उनके भविष्य को बनाया और भारत की आजादी का रास्ता दिखाया। माता पिता के गुजरने के बाद सुखदेव को उनके चाचा लाला अंचित राम ने पाला, जो बिल्कुल उनके माता पिता जैसे सोच विचार रखते थे। सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के खास सदस्य बन गए, जो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। यह ऑर्गेनाइजेशन पंजाब और उत्तर भारत में घटने वाली क्रांतिकारी घटनाओं के लिए जिम्मेदार थी। सुखदेव ने लाहौर के कॉलेज में एडमिशन लिया। जब वो वहां पढ़ रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि उनके साथ पढ़ने वाले साथी अपने आसपास की घटनाओं से बिल्कुल बेखबर थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके देश में क्या हो रहा है। वो भारत के शानदार इतिहास से अनजान थे। सुखदेव एक ऐसे घर में पले बड़े थे जहां देशभक्ति को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था, जिस वजह से देश के लिए कुछ करने और उसके सम्मान को बनाए रखने की आग उनके अंदर पैदा होने लगी थी। पर वो जानते थे कि अगर वही आग अपने दोस्तों के अंदर नहीं जगा सकते तो इस जुनून का कोई फायदा नहीं होगा। उन्हें लगा कि इस समय भारत के नौजवानों को भारत के बीते हुए समय के बारे में बताने की जरूरत है और अच्छे भविष्य के लिए उनमें लड़ने की हिम्मत जगाने की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने अपने कॉलेज में भाषण देना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत के सुनहरे इतिहास के बारे में उस कॉलेज के लोगों को याद दिलाना शुरू किया। सुखदेव ने अपने साथियों में अपनी मातृभूमि के लिए खड़े होने का जज्बा जगाना शुरू किया। उनकी बातों ने कई नौजवानों में जोश भरा, जो बाद में अपने देश की लड़ाई में शामिल हुए। जब भारत आजादी के लिए लड़ रहा था तब लोगों का एक समूह था और ये सभी लोग अपने तरीके से लड़ रहे थे। कुछ लोग सोच रहे थे कि वे बिना लड़ाई झगड़े के देश को आजाद करा सकते हैं और वे महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चल पड़े और बड़े प्यार से उनकी बातों को माना। फिर रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और काजी नजरुल इस्लाम जैसे कवि और लेखक आए, जो अपने लिखे हुए विचारों से लोगों को समझाने की कोशिश करते थे। तब सरोजिनी नायडू ने औरतों को पढ़ाने और उनकी हालत में सुधार लाने के लिए काम किया। उसके बाद बाबा साहेब अंबेडकर जैसे महान लोग थे जो दलितों के हालात सुधारने के लिए कोशिश कर रहे थे। और फिर वहां राष्ट्रवादियों की सोच थी कि ब्रिटिश शासन सिर्फ ताकत के दम पर ही झुक सकता है। इस सोच के साथ आगे आने वाले सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बहुत से लोग थे। तरीके अलग जरूर थे, पर सभी का लक्ष्य एक था, अपना शासन यानी स्वराज्य। इन सभी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करने का डर पैदा कर दिया था। सुखदेव का मानना था कि वे लड़ाई में विश्वास रखने वाले देशभक्तों के जैसे हैं। उनका मानना था कि आजादी के लिए उन्हें ताकत इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। अब ज्यादातर लोगों की सोच गलत होती है कि ताकत से लड़ने वाले लोग जंगली और क्रूर होते हैं, जबकि यह सच से बिल्कुल परे है। सच कहें तो सुखदेव बहुत समझदार थे और उन्होंने वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ा था।
उन्होंने खास तौर पर रूसी क्रांति के चारों ओर घूमने वाले साहित्य पर बहुत ध्यान दिया। इन क्रांतियों से उन्हें कुछ उम्मीदें थीं कि अपने देश को आजाद कैसे कर सकते हैं। सुखदेव ने देखा कि देश को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जिससे लोग उनके आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में जान सके। इससे अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें वे रास्ता दिखा पाएंगे। इसीलिए उन्होंने भगत सिंह, रामचंद्र और भगवती वोहरा के साथ लाहौर में नौजवान भारत सभा की शुरुआत की। इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने का पहला लक्ष्य नौजवानों को देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार करना था। हालांकि बस यही एक लक्ष्य नहीं था। उन्होंने देखा कि उनके आसपास लोग पढ़े लिखे नहीं थे और वे अंधविश्वासी थे। इसीलिए उन्होंने लोगों को साइंस के बारे में बताने का सोचा। उन्होंने देखा कि धर्म की अलग अलग सोच के कारण बंटवारा और शासन नीति को लागू करके झगड़े हो रहे थे। इसीलिए उनका अगला मकसद जाति के नाम पर हो रही लड़ाई के खिलाफ आवाज उठाना था। उनके ध्यान में यह भी आया कि भारत के लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव कर रहे थे। इसीलिए उनका आखिरी लक्ष्य था छुआछूत के बुरे रिवाज को खत्म करना। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के खास क्रांतिकारी के रूप में वो भगत सिंह और शिवराम राजगुरु के साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई आंदोलन चला रहे थे। उनकी लगातार क्रांतियां ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थीं। बस ये 3 लोग ही उनकी समस्याओं का कारण नहीं थे, बल्कि और भी कई क्रांतिकारी इस समय आगे आने लगे थे। 17 दिसंबर 1928 में ब्रिटिश सरकार को बड़े झटके लगना शुरू हुए। इस समय आजादी के लिए संग्राम अपनी तेजी पर था। लाला लाजपत राय जैसे बुजुर्ग नेता ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें खत्म करने के लिए अपनी पूरी कोशिशें कर रहे थे। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में समाज सुधार लाने और कुछ अच्छा करने के लिए साइमन कमीशन भेजा था। क्योंकि भारतीय आयोग में समिति में एक भी भारतीय नहीं था, इसीलिए लोग साइमन कमीशन को वापस भेजने के लिए हर जगह विरोध कर रहे थे और इसके खिलाफ लड़ने की कोशिश में लाला लाजपत राय शांति से विरोध का संचालन कर रहे थे। हालांकि अंग्रेजों ने शांति से चल रहे विरोध पर लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दे दिया था। लाला लाजपत राय को बहुत चोटें आईं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। जब ब्रिटिश पुलिस पर लाला लाजपत राय हमला कर रही थी, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने हर बार का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि इस हमले का नतीजा कई गुना बढ़कर उनकी ओर आएगा। और वो बिल्कुल गलत नहीं थे। इस निर्दयी कदम से देश में हर जगह लोग बेहद गुस्से में थे। हर जगह क्रांतिकारी अपने प्यारे नेता की मौत का बदला लेने के लिए आगे आ गए थे। लाहौर में सुखदेव और उनके साथी भी चुप नहीं बैठे थे। वे लाला लाजपत राय की मृत्यु से बहुत दुखी हुए और उन्होंने फैसला किया कि अब समय आ गया था जब ब्रिटिश सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के साथ कई और लोगों ने पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई, जिसने लाला लाजपत राय के शांति से चल रहे विरोध पर लाठी चलाने का आदेश दिया था। उन्होंने एक बड़ी योजना बनाई और 17 दिसंबर को उसे मारने का फैसला किया। यह तय किया गया कि जब वो लाहौर में पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर आएगा तब उस पर हमला किया जाएगा। लेकिन वारदात वाले दिन किसी गलतफहमी की वजह से उनके गुप्तचर ने स्कॉट के आने की गलत खबर दी और उसकी जगह उन्होंने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेपी सैंडर्स को मार दिया। यही लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस कदम को न तो अनदेखा किया और न ही इसे हल्के में लिया। उन्होंने सैंडर्स को मारने वालों को ढूंढना शुरू किया, पर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसमें हिस्सा लेने वाले सभी क्रांतिकारी छुप गए थे। वे छिपे जरूर थे पर चुप नहीं बैठे। उन्होंने पूरे पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों में क्रांतिकारी काम को जारी रखा। इन क्रांतिकारी गुटों ने ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर दिया और स्वतंत्रता आंदोलन को चलाते रहे। लेकिन ब्रिटिश सरकार एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उनके जुल्म चलते रहे और क्रांतिकारियों को लगा कि अब कुछ बड़ा करने का वक्त है और उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। जब वे छिपे रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। 1931 में महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी का सत्याग्रह खत्म करवाने के लिए एक समझौते पर साइन किए और बदले में वायसराय को उनकी मांगों को पूरा करना पड़ा। जब ये बात लंदन तक गई तो वहां इसकी कड़ी निंदा की गई। वे लोग इसे अपनी रानी की बेइज्जती मान रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर दिखाने वाले काम के लिए बहुत बुराई हो रही थी। भारत में ब्रिटिश सरकार को ब्रिटेन में बुरी तरह बुराइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा लगा जैसे अंग्रेज भारत पर अपना राज्य खत्म होते देख रहे थे। वे अपने लोगों के विश्वास को वापस जीतना चाहते थे और अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। इस बीच सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु और बाकी लोग अंग्रेजों के साथ लुका छिपी खेल रहे थे। उनके क्रांतिकारी गुटों ने पूरे पंजाब और उत्तर भारत में आफत खड़ी कर रखी थी, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं बच पाए क्योंकि पुलिस उन्हें हर दम ढूंढ रही थी। सुखदेव, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और स्वतंत्रता सेनानियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर हमला करने का फैसला किया। असेंबली चल रही थी तब उन्होंने 2 बम फेंके। इन क्रांतिकारियों का किसी को मारने या उन्हें घायल करने का कोई इरादा नहीं था। वो सिर्फ इन लोगों को यह एहसास कराना चाहते थे कि उनके पास भी ताकत है और वे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका तो वे सिर्फ बहरी सरकार को अपनी आवाज सुनाना चाहते थे। सुखदेव और बाकी लोग पढ़े लिखे थे
और वो जानते थे कि ये कैसे कर दिखाना है। बदकिस्मती से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पकड़े गए। बाकी लोग निकलने में कामयाब हो गए थे। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। जब वे जेल में थे तो उन्होंने रिहाई के लिए अदालत से अपील की, जिसे मना कर दिया गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार उन्हें जेल ही में रखना चाहती थी। जिस समय भगत सिंह जेल में थे उस समय यह बात सामने आई कि जेपी सैंडर्स की हत्या के लिए वे और उनके साथी भी जिम्मेदार थे। अब तो ब्रिटिश सरकार ने अपना आपा खो दिया। ब्रिटिश सरकार यह दिखाने के लिए उतावली थी कि उन्होंने अपनी सत्ता नहीं खोई है और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करना उनकी जीत को बता रहा था। जल्द ही उन्होंने सुखदेव, राजगुरु और 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज गिरफ्तारी को लेकर खुश थे और भले ही उनके समूह के 6 लोग अभी नहीं मिले थे, वे इसे लोगों में डर पैदा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इसीलिए अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, सुखदेव बनाम ब्रिटिश सरकार। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैमिल्टन हार्डिंग ने आर.एस. पंडित के कोर्ट में एफआईआर फाइल की, जिसमें सुखदेव मुख्य आरोपी थे। ब्रिटिश उस समझौते के लिए खुश थे जो हो रहा था और उन्होंने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। सुखदेव और उनके साथियों को अच्छी तरह पता था कि मुकदमा सिर्फ एक दिखावा है और वे जानते थे कि आखिर में उन्हें फांसी ही मिलनी है, पर वो परेशान नहीं हुए। उन्होंने उस समय का फायदा उठाने का सोचा ताकि वो अपने मकसद को और आगे बढ़ा सके। जब सुखदेव जेल में थे, उन्होंने देखा कि भारतीय कैदियों के साथ यूरोपीय कैदियों की तुलना में बहुत बुरा और अलग व्यवहार किया जा रहा था। वो इसे खत्म करना चाहते थे और चाहते थे कि भारतीय कैदियों को राजनैतिक कैदियों का दर्जा मिले और उन्हें यूरोपीय कैदियों की तरह ही रखा जाए। भगत सिंह और जेल में बंद उनके साथियों के साथ सुखदेव ने लंबी भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला किया। इस मुश्किल समय में उनके पास एक मजबूत संकल्प था। इस भूख हड़ताल ने लोगों और मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। पहली बार लोगों में ब्रिटिश सरकार के प्रति नफरत दिखाई दी। हड़ताल के 63वें दिन जतेंद्र नाथ दास की भूख से मौत हो गई। इसने लोगों में गुस्सा भर दिया। यह हड़ताल 113 दिनों तक चली और यह तब खत्म हुई जब कांग्रेस के नेताओं ने इसे तोड़ने के लिए कहा। उन्हें पता था कि यह मुकदमा केवल एक दिखावा है जो मौत की सजा पर जाकर खत्म होने वाला है, इसीलिए वे इसके रिजल्ट के बारे में परेशान नहीं थे। उनके सामने वो लोग गवाह बने थे जो पक्के सबूत थे कि वे सच में जेपी सैंडर्स को मारने के लिए जिम्मेदार थे। इसीलिए उन्होंने अदालत की सुनवाई का फायदा उठाने का फैसला किया। जब वे अदालत जाते तो सुखदेव और उनके साथी क्रांतिकारी देशभक्ति के गीत गाने लगते और सुनवाई के बीच में नारे लगाने लगते। वे इस बात से परेशान नहीं थे कि जज क्या कह रहा था या सुनवाई किस दिशा में जा रही थी, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि मौत की सजा मिलनी ही है। जितना उनसे हो सका उन्होंने लंबे समय तक सुनवाई को खींचने की कोशिश की ताकि वे इसका लंबा असर छोड़ सके। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में सबसे ज्यादा मजबूत बन गए थे। लोग उनसे जुड़ने लगे थे और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए उनसे राय लेने लगे थे। जब वे जेल में थे तब भी उन्होंने हजारों लोगों को लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया। सुखदेव बहुत बुद्धिमान थे, वे दूर की सोचते थे। एक किस्सा है जिससे इस बात का पता चलता है। उन्होंने महात्मा गांधी को एक खत लिखा था। वो जानते थे कि महात्मा गांधी अहिंसा को मानने वाले थे और वो उनके चुने गए रास्ते से सहमत नहीं थे, जो आगे चलकर उनकी मौत का कारण भी बना। लेकिन उन्होंने खत लिखकर बताया कि कैसे उनकी मौत से देश को फायदा होगा। वो जानते थे कि लोग इससे प्रेरणा लेकर आगे आएंगे और मौत वो कीमत थी जो वे अपने लोगों और अपने देश की आजादी के लिए चुका रहे थे। लोगों ने उन्हें और उनके साथियों को इतनी इज्जत दी कि उनका दिल भर आया। जेल के बाहर हजारों लोग उनके पक्ष में खड़े थे। आखिर में अदालत ने सुखदेव, भगत सिंह और शिवराम राजगुरु को मृत्यु दंड दिया। उन्हें 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी। उनके बाकी साथियों को 3 से 10 साल तक की सजा दी गई। ब्रिटिश सरकार सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु के लोगों पर उनके प्रभाव से डरती थी, इसीलिए उन्होंने उन्हें 23 तारीख की रात को फांसी देने का फैसला किया। जैसा कि उन्होंने सोचा था, यह योजना उतनी कामयाब नहीं हुई, इसीलिए रात भर जेल के लोग जाग रहे थे। सुखदेव और उनके साथियों ने इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ ही मौत को गले लगाया। सतलुज नदी के तट पर चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके घर वालों को भी उनकी लाश नहीं मिली। कायरता की इस हरकत को कांग्रेस नेताओं ने बहुत बुरा भला कहा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्रिटिश सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की और बड़े गुस्से से कहा कि उन्होंने न्याय नहीं किया। उन्होंने अपने कदम मजबूती से जमाने के लिए यह हरकत की थी। जैसा कि सुखदेव ने महात्मा गांधी को लिखे अपने खत में कहा था, वही हुआ। अपने देशभक्तों की मौत ने लोगों के मन में आक्रोश भर दिया था, जिसके असर से भारत पर अंग्रेजों की पकड़ कमजोर हो गई। इससे और बहुत लोगों को आगे आने और स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए हिम्मत मिली। सुखदेव जैसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। अपने नए विचारों के साथ अपने देश के लिए उनके अटूट प्रेम और जुनून ने उन्हें एक रत्न बना दिया। वे न केवल एक क्रांतिकारी थे बल्कि बेहद बुद्धिमान भी थे। वे बिना कारण झगड़े में विश्वास नहीं करते थे और अपने फैसले सोच समझ कर लेते थे। वो सिर्फ 23 साल के थे जब उन्हें फांसी दी गई, और इतनी कम उम्र में समझदारी और बहादुरी होना तारीफ के काबिल है। अपने कॉलेज के दिनों से ही वे अलग अलग तरीकों से अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया, वहां एक शहीद स्मारक बनाया गया है। 23 मार्च को उनकी याद में शहीद दिवस मनाया जाता है।
लेकिन आज भी वो उन देशभक्तों में से एक हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन जिनके बारे में न ज्यादा कहा जाता है और कहीं ना कहीं हम उन्हें भूल गए हैं। अगर सुखदेव और उनके जैसे कई लोग ये नहीं करते तो हमारा देश आज भी आजाद नहीं होता। उनका कर्ज है हम पर और हमेशा रहेगा। उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया ताकि आज हमें अपनी आजादी के लिए संघर्ष न करना पड़े। हमें उनकी विरासत और बलिदान को सम्मान देना चाहिए। लेकिन हम इसे कैसे कर सकते हैं? हम अपने जीवन में उनके बताए रास्ते पर चलकर ऐसा कर सकते हैं। वो दूर की सोच रखने वाले शख्स थे जिन्होंने पढ़ाई और एकता के महत्व को समझा। वो साहसी और बहादुर थे, इसलिए हमें उनके रास्ते पर चलना चाहिए जो उन्होंने हमें दिखाया है। चाहे हम कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, हमें वही करना चाहिए जो सही हो और कभी भी गूंगे दर्शक न बने रहें। हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े रहें। उनके बलिदान को बेकार न जाने दें। उनकी यादों को जिंदा रखने के लिए हमें उनके बताए विचारों को अपनाना चाहिए। यही उनके बलिदान के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, है ना? क्या ख्याल, क्या विचार आपके जहन में इस वक्त आ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट बुक समरी या नई स्टोरी आप किन के बारे में सुनना चाहते हैं, आप हमें यह भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई समरी, एक नई स्टोरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल और लर्निंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते रहिए।